अभी अभी उड़ीसा में एक छात्रा के साथ बलात्कार की दुखद घटना सामने आई है, जिसने मानसिक दबाव और सामाजिक शर्मिंदगी के चलते आत्महत्या कर ली। इससे पहले 9 अगस्त को कोलकाता में एक डॉक्टर का गैंग रेप हुआ और बाद में उनकी निर्मम हत्या भी कर दी गई। इन घटनाओं के बाद हर ओर एक ही बात गूंज रही है, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। नेता, सेलिब्रिटी, मीडिया, हर कोई यही मांग कर रहा है। लेकिन क्या केवल सजा देने से इन जघन्य अपराधों को रोका जा सकता है? हम ये भूल जाते हैं कि इससे पहले भी कई मामलों में सजा दी जा चुकी है, फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। याद कीजिए, डोहाउस दाऊदा का निर्भया कांड, उस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र और लोग न्याय की मांग लेकर उतरे थे। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंततः दोषियों को फांसी दी गई। फिर आया साल 2019, जब हैदराबाद में वही 6 साल की एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। देश भर में उन पुलिस वालों की सराहना की गई। लेकिन सवाल वही है, क्या रेप रुक गए? नहीं, बल्कि सीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 10 रेप होते हैं। और यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, विकसित देश भी इससे अछूते नहीं है। चीन, जो भारत से अधिक विकसित और सख्त कानून वाला देश है, वहां बलात्कार की सजा मौत है। फिर भी हाल के आंकड़ों के अनुसार वहां एक साल में 30 से अधिक रेप हुए। फ्रांस में बलात्कार की सजा 10 साल की जेल है। 2009 की रिपोर्ट के अनुसार वहां 75 रेप केस दर्ज किए गए। इंग्लैंड में बलात्कार के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। फिर भी हर 4 में से एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहां हर 5 में से एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। इतना ही नहीं, अमेरिका बलात्कार के मामलों में दुनिया में पहले नंबर पर है। अगर भारत और अमेरिका की तुलना की जाए तो अमेरिका में भारत की तुलना में 4 गुना ज्यादा रेप होते हैं, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। तो फिर सवाल यह है, अगर सजा ही समाधान होती तो क्या बलात्कार रुक नहीं जाते? स्पष्ट है कि समस्या सजा की नहीं, सोच की है। केवल कानून या सख्त दंड ही इस सामाजिक बीमारी का इलाज नहीं है। जब तक हम मानसिकता, शिक्षा, संस्कार और समाज के भीतर फैली विकृति को नहीं पहचानते और सुधारते, तब तक न निर्भया रुकेगी, न हैदराबाद, न कोलकाता और न उड़ीसा। सिर्फ बदला नहीं, असली न्याय क्या है, इस बहस को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देना चाहता हूं। 10वीं सदी के इंग्लैंड में डकैती और चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं। अपराधियों पर काबू के लिए सरकार ने एक नया कानून लागू किया, जिसे कहा गया कोड, यानी खूनी कानून। इस कानून के अंतर्गत छोटी मोटी चोरियों के लिए भी मौत की सजा दी जाने लगी। यहां तक कि जेब काटने जैसे मामूली अपराधों पर भी फांसी की सजा सुनाई जाती थी। जब किसी चोर को फांसी दी जाती थी तो उस जगह पर हजारों लोग इकट्ठा होते थे, जैसे कोई मेला लगा हो। लोग तमाशा देखने आते थे। लेकिन पुलिस ने एक हैरान करने वाली बात नोट की, जहां भीड़ इकट्ठा होती थी वहीं और भी चोरियां होने लगती थी। अब सोचिए, जहां सजा दी जा रही थी वहीं अपराध और भी बढ़ रहे थे। इस ऐतिहासिक घटना से एक बात साफ होती है, सिर्फ सजा देना अपराध को नहीं रोकता। आज जब हम कोर्ट में बलात्कारियों को सजा सुनाते हैं, हमें लगता है कि हमने न्याय कर दिया। लेकिन सच यह है कि वो न्याय नहीं, सिर्फ बदला होता है। असली न्याय तो तब होगा जब हम समझेंगे कि रेप हो ही क्यों रहा है और उसे हमेशा के लिए कैसे रोका जाए। अब कुछ लोग पूछेंगे, अगर सजा नहीं देंगे तो रेप कैसे रोकेंगे? यह सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब सजा में नहीं, समझ में है। बलात्कार होने से पहले हमें यह समझना होगा कि आदमी बलात्कार करता ही क्यों है, उसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है, क्या कारण है कि कोई इंसान ऐसा घिनौना अपराध करता है। अगर हम इन सवालों के जवाब ढूंढ पाए तो हम बलात्कार रोक सकते हैं, सिर्फ बदला नहीं बल्कि सच्चा न्याय दे सकते हैं। जी हां, आज हमारे समाज में, हमारे हर घर में, हर कोने में कंपटीशन की आग लगी हुई है। और यह आग किसी बाहर वाले ने नहीं लगाई, माता पिता ने खुद अपने बच्चों के दिलों में लगाई है। बचपन से ही बच्चों के मन में यह भर दिया जाता है,
तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। अगर तुम पीछे रह गए तो जिंदगी हार जाओगे। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि दूसरा बच्चा उनका दोस्त नहीं, उनका प्रतियोगी है। स्कूल में पहला आना है, कॉलेज में टॉप करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे आगे रहना है, नौकरी में सबसे ज्यादा कमाना है। जिंदगी भर एक न खत्म होने वाला दौड़। अब कोई ये पूछ सकता है, इसमें बुरा क्या है? प्रतिस्पर्धा से तो इंसान बेहतर बनता है। सवाल यह नहीं कि इंसान बेहतर बनता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या समाज बेहतर बनता है। हमने एक ऐसा समाज बना लिया है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बराबरी से नहीं देखता, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। प्रकृति ने हमें इस तरह नहीं बनाया था। प्रकृति ने हर इंसान को एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक ही आत्मा के अंश के रूप में बनाया था। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने के लिए बना है, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं। लेकिन जब हमारे दिमाग में बचपन से यह कंपटीशन का जहर भरा जाता है, तो धीरे धीरे हम वह संवेदनशीलता खो देते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती थी। अब एक इंसान किसी और का दुख देखता है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। किसी की हत्या हो जाती है, लोग वीडियो बनाते हैं, आंखें नहीं झुकाते। मगर यही दृश्य अगर एक छोटे बच्चे के सामने होता है, तो वह असहज हो जाता है, आंखें झुका लेता है, क्योंकि उसके अंदर अभी संवेदना बची होती है। यही हमें समझना है। ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है। हमारे अंदर वो भावना होती है, पर यह भावना खत्म होती है समय के साथ। तो यह भावना खत्म क्यों होती है? कौन खत्म करता है उसे? माता पिता और समय। माता पिता क्यों ऐसा करते हैं? क्यों कहते हैं अगर पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, किसी से पीछे रह गया तो जिंदगी हार गया? क्योंकि उन्हें भी यही सिखाया गया है। क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की व्यवस्था इसी कंपटीशन पर टिकी है। एक आर्थिक व्यवस्था जो इंसान को इंसान से लड़ाती है, जो बच्चों को किताबें नहीं दौड़ थमाती है। तो समाधान क्या है? क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए? लेकिन हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग है, और सबसे जरूरी दूसरे से प्यार करना, मुकाबला नहीं। मैं आपको एक बात कल की मूवी से समझाना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जहां इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है सिर्फ पैसों के लिए। खून के प्यासे बन चुके थे लोग, एक दूसरे को मिटा देने को तैयार। क्यों? क्योंकि ये सब एक खतरनाक कंपटीशन में फंसे हुए थे। ये वही दुनिया थी जहां हीरो भैरव एक ऐसा किरदार जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे लगता था खुशी बसी पैसों से। को एक और सरल उदाहरण से समझाना चाहता हूं, ताकि आप जान सके कि कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झूठे वादे और लालच की नींव पर खड़ी है। कल्पना कीजिए एक देश है और वहाँ पर 100 लोग रहते हैं। इन सभी 100 लोगों को आपस में पैसा खर्चने के लिए एक बैंक ने 10-10 रुपए कर्ज पर दिए, जिसका टोटल होता है 1000 रुपए। और ये बात ध्यान रहे कि बैंक के इन 10-10 रुपए देने से पहले इन लोगों के पास और कोई रुपए नहीं थे। ये पहली बार इन लोगों को 10-10 रुपए मिले हैं। अब बैंक ने इन लोगों को 10-10 रुपए देने के साथ साथ ये भी कहा कि 1 साल बाद मुझे 10 रुपए के साथ 11 रुपए वापस चाहिए, ब्याज के समेत। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बैंक ने इन लोगों को दिए तो 1000 रुपए, और बैंक इनसे वापस मांग कितने रहा है? 1100। तो फिर ये अतिरिक्त ब्याज के 100 रुपए आएंगे कहाँ से? कुछ इसी तरीके से आज हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर बैंक पैसा तो बना रहे हैं, लेकिन उस पैसे को वापस चुकाने के लिए ब्याज नहीं बनाते। अब जब ये 100 रुपए लोगों के पास नहीं होंगे, तो लोगों के बीच में क्या पैदा होगा? कंपटीशन। ये सभी के सभी 100 लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लग जाएंगे। एक आदमी कोशिश ये करेगा कि वो दूसरे आदमी से अपने 10 का 11 कर ले, तो एक आदमी दूसरे आदमी से झूठ बोलेगा, उसके साथ फरेब कर। और फिर शुरू होता है समाज में कंपटीशन का खेल। जब बाजार में पैसे कम होंगे, तो लोग वह पैसा एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगे। कोई किसी को धोखा देगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई किसी को गिराकर आगे बढ़ेगा। सबकी कोशिश होगी कि अपने 10 को ओवर में बदले, चाहे किसी की जेब से ही क्यों न हो। और यही वह बिंदु है जहां से ईमानदारी से पैसा कमाने का सपना टूटता है। सीमित संसाधन, सीमित सीटें और असली जंग। जब पैसा सीमित है तो व्यापार भी सीमित होंगे, नौकरियां भी सीमित होंगी। अब 7 लोगों में से हर कोई नौकरी नहीं पा सकेगा, और जब नौकरी नहीं मिलती तो शुरू होता है एक और कंपटीशन।
सरकारी नौकरी की केवल 22 सीटें हैं, मगर फाद छात्र परीक्षा देने पहुंचते हैं। माता पिता कहते हैं तुम्हें सबसे बेहतर बनना है वरना हार जाओगे, और यही अदृश्य युद्ध बचपन से शुरू हो जाता है। निष्कर्ष, ये ब्याज व्यवस्था समाज को तोड़ती है, बनाती नहीं। ये जो ब्याज आधारित बैंकिंग व्यवस्था है, ये कभी सबको समृद्ध नहीं बना सकती। ये केवल एक भ्रम है जो कुछ लोगों को अमीर बनाता है और बाकियों को कर्ज और हार की ओर धकेलता है। इस व्यवस्था में ईमानदारी हारती है, चालाकी जीती है, और अंत में एक समाज ऐसा बनता है जहां भरोसा नहीं, मुकाबला होता है। भारत जहां कभी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह भ्रम है कि प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव है। भारत इसका जीवंत खंडन है। आज से लगभग 300 साल पहले जब अंग्रेज इस धरती पर नहीं आए थे, भारत का समाज समृद्ध, संतुलित और शांत था। यहां हर व्यक्ति के पास न केवल रोजगार था, बल्कि उसके पास सम्मान और आत्मनिर्भरता भी थी। जातियां, जान पर आधारित व्यवस्था। भारत में जो व्यवस्था थी उसे आज हम जाति कहकर गलत समझते हैं, जबकि वह जाति थी, यानी जान पर आधारित सामाजिक संरचना। सोनार जिसे धातु और आभूषण का जान था, कुम्हार मिट्टी को आकार देने की कला जानता था, चमार चमड़े से जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाने वाला, और ऐसे ही कुल मिलाकर 600 से भी अधिक जातियां थीं, जिनमें से 28 मुख्य जातियां समाज का आधार थीं। हर जाति का काम और ग्राहक तय थे। उदाहरण के लिए एक कुम्हार को जन घरों के लिए कार्य करना होता था। उन दैत घरों से उसे अनाज, वस्त्र और आदर मिलता था। कोई मोल भाव नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मार्केट फिक्स था, शांति फिक्स थी। हर गांव के अंदर सभी सेवाएं और उत्पाद पहले से बंटे हुए थे। इसलिए गांव के अंदर कोई सामान नहीं बेचा जाता था ताकि किसी का मार्केट खराब न हो, कोई प्रतिस्पर्धा जन्म ले। गांव के लोग अपने उत्पाद शहर में बेचते थे, क्योंकि गांव के भीतर सबका हिस्सा पहले से तय था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने हजारों वर्षों तक भारत को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखा। जान की शुद्ध साधना। जब रोजगार निश्चित और स्थायी था, तब बच्चे शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा में जाते थे। उनके मन में कोई भय नहीं था कि अगर मैं दूसरों से पीछे रह गया तो भूखा मर जाऊंगा। आज के बच्चे इसलिए पढ़ते हैं ताकि भविष्य में जीविका कमा सकें। और जब पढ़ाई भय से जुड़ जाती है तो शिक्षा एक हिंसक प्रतिस्पर्धा बन जाती है। जहां इच्छा हो और अभाव भी, वहां हिंसा जन्म लेती है। हर इंसान में इच्छाएं होती हैं, मगर जब उन इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम कमी और प्रतिस्पर्धा बन जाए, तब व्यक्ति के अंदर पनपती है हिंसा। क्योंकि जो इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा है, वो उसे हिंसा के रास्ते से पूरा करने को मजबूर हो जाता है। क्या हम फिर उस भारत को याद कर सकते हैं जहां काम बंटा हुआ था मगर समाज बंटा नहीं था, जहां जान बसा था, डर नहीं, जहां मानवता थी, प्रतिस्पर्धा नहीं। झूठ क्यों नहीं बोला जाता था भारत में? अगर आपको मेरी बात एक कल्पना या मजाक लग रही हो, तो मैं एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हमारे देश में एक आदिवासी जाति है। जब दो सामान्य लोग आपस में बात करते हैं और अगर उनमें से कोई झूठ बोल रहा होता है, तो दूसरा कहता है, तू क्या गोंड जाति का है जो झूठ नहीं बोलेगा? ये बात यूं ही नहीं प्रचलित हुई। गोंड जाति के लोग झूठ नहीं बोलते, और इस बात को भारत का सामान्य समाज भी जानता और मानता है। गोंड जाति सत्य की जीवित परंपरा। झूठ नहीं बोलना उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जाने के कई सालों बाद तक गोंड जाति के पास आजीविका थी, रोजगार था, सम्मान था। उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज के समाज में झूठ क्यों बोला जाता है? रोटी के लिए, नौकरी के लिए, सम्मान के लिए। मगर जब ये सब कुछ पहले से ही सुनिश्चित हो, तो व्यक्ति झूठ से दूर ही रहता है। सिर्फ गोंड नहीं, पूरा भारत सत्य पर टिका था। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गोंड जाति ही झूठ नहीं बोलती थी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। एक समय था जब पूरे भारतवर्ष में सत्य और विश्वास ही शासन करता था। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। मैं ये हवा में नहीं कह रहा। मेगास्थनीज की। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था।
उसने पूरा भारत भ्रमण किया और अपनी किताब इंडिका में लिखा, भारतीय लोग अत्यंत सत्यवादी होते हैं, चोरी यहां दुर्लभ है, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, मुकदमेबाजी और झूठे आरोप यहां आम नहीं है। यह था वह भारत अंग्रेजों के आने से पहले, एक ऐसा भारत जहां सत्य जीवन का मूल था, न कि कोई पाठ्य पुस्तक की शिक्षा। अंग्रेजों ने क्या सिखाया? अंग्रेज जहां से आए थे वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, साल के 10 महीने बर्फ पड़ती थी और हर व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए दूसरों से लड़ना पड़ता था। उनका जीवन ही था संघर्ष, संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्धा। इसीलिए उनके समाज में कंपटीशन जन्मजात होता है और जब वे भारत आए तो उन्होंने अपनी इसी हिंसक मानसिकता को हमारे समाज पर थोप दिया। सभ्यताओं को मिटाने वाली मानसिकता, जहां भी ये लोग गए उन्होंने स्थानीय सभ्यता को मिटा दिया, उन्होंने गुलाम बनाए, उन्होंने संस्कृति नष्ट की और हर उस देश को अपने जैसा बना दिया, हिंसक, लालची और असत्य से भरा हुआ। वे भारत को भी अपने जैसा बनाना चाहते थे और उन्होंने बहुत हद तक ऐसा किया भी। अब हमें खुद से सवाल पूछना होगा, क्या हम अब भी उस भारत को याद करते हैं? क्या हम सत्य को जीवन में वापस ला सकते हैं? क्या हमें फिर से गोंड जैसी सच्चाई की परंपरा अपनानी चाहिए? एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन सिर्फ प्रचार नहीं है, ये एक मीठा जहर है जो इतने चुपके से बच्चों के मन में उतरता है कि वे खुद भी समझ नहीं पाते कि वे क्या सोचने लगे हैं और क्यों। एक सामाजिक प्रोग्रामिंग, लड़की एक वस्तु। आज के गानों को सुनिए, बॉलीवुड के गीतों को गौर से देखिए। हर जगह लड़की को एक वस्तु की तरह पेश किया जाता है, जिसे शराब के साथ पी जाना है या जिसे यूज एंड थ्रो की मानसिकता से देखा जाता है। वही अदाकारा जैसे करीना कपूर जो फिल्म में ऐसे गानों पर नाचती हैं, जब कोलकाता में बलात्कार की घटना होती है तो ट्वीट करती है, यह नहीं होना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। पर क्या कभी किसी ने पूछा, बलात्कार सिर्फ एक अपराध है या एक मानसिकता का परिणाम? पश्चिमी संस्कृति बनाम भारतीय दृष्टिकोण। पश्चिमी संस्कृति ने महिलाओं को सदियों से एक वस्तु की तरह चित्रित किया है। वहां स्त्री आकर्षण है, भोग की वस्तु है, प्रचार की वस्तु है। परंतु भारत, यहां नारी को देवी माना गया, यहां उसकी शक्ति, करुणा और चेतना को पूजा गया। यहां शरीर नहीं, आत्मा देखी जाती थी। शब्दों से संस्कार बनते हैं, लेकिन जब विज्ञापन और गाने बच्चों के मस्तिष्क में यह बात हर दिन हर घंटे भरते हैं कि लड़की सिर्फ देखने की चीज है, तो फिर वे उसे इंसान नहीं, वस्तु समझने लगते हैं। और यही कारण है कि बच्चों के अंदर करुणा धीरे धीरे मर जाती है। अब वे आत्मा नहीं देखते, केवल शरीर देखते हैं। गाने सुनने से कोई रेपिस्ट थोड़ी ना बनता है। यह सवाल अक्सर उठता है। लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वे ये नहीं समझते कि इन गानों के जरिए बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाला जा रहा है। एक बार जो विचार मन में बैठ जाते हैं, वही विचार धीरे धीरे व्यवहार बनते हैं। कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट, हिंसा। जब बच्चों के मन में एक और कंपटीशन का जहर भरा गया हो, जहां हर चीज को हराना, पछाड़ना, जीतना जरूरी बन गया हो और दूसरी ओर एडवर्टाइजमेंट के जरिए लड़की को वस्तु के रूप में देखा जा रहा हो, तो यह मानसिकता धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लेती है और वही हिंसा कई बार बलात्कार जैसी घटनाओं में बदल जाती है। अब समय है आंखें खोलने का। यह कोई कहानी नहीं, यह हमारी आंखों के सामने चल रही सच्चाई है। क्या हम अब भी सोते रहेंगे? क्या हम सिर्फ घटना होने पर ट्वीट करेंगे या फिर उस सोच को खत्म करेंगे जो इन घटनाओं की असली जड़ है? किसी भी समाज को नियंत्रित करने के केवल दो ही तरीके हैं। 1, हिंसा, डंडे की ताकत। 2, प्रेम, संस्कार और भरोसे की ताकत। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए पहला रास्ता चुना, हिंसा, भय और दंड का रास्ता। लेकिन जब भी किसी समाज को केवल दंड से नियंत्रित किया जाता है, तो उस समाज के भीतर एक दिन वह हिंसा पनपती है जो उस कानून को ही तोड़ डालती है। अमेरिका की घटना, जब सिर्फ 30 घंटे अंधेरा हुआ, अमेरिका में सिर्फ 30 घंटे के लिए बिजली चली गई थी। इतने कम समय में पूरे अमेरिका में इतने अपराध हो गए जितने कई सालों में भी नहीं होते। दुकानों में आग लगा दी गई, फैक्ट्रियों को लूटा गया,
ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स को तोड़ दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तक लोग सीसीटीवी और कानून के डर में थे, वह सभ्य नागरिक बने रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब कोई नहीं देख रहा, उनके भीतर की हिंसा बाहर निकल आई। भारत, प्रेम की संस्कृति। अब जरा सोचिए, अगर भारत में बेसफाई दिन तक बिजली ना आए तो क्या पूरे देश में आग लग जाएगी? नहीं। हमारा देश, जिसने कभी कुंभ जैसे आयोजन बिना पुलिस के संचालन में कर दिखाए, जहां लाखों लोग आते हैं, फिर भी कोई बड़ा अपराध नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत की व्यवस्था प्रेम और भरोसे से बनी है, ना कि डंडे से। पश्चिम की भय व्यवस्था और भारत की प्रेम व्यवस्था, ये वही फर्क है। अमेरिका का समाज भय से चलता है, इसलिए जब भय हटता है तो समाज बिखर जाता है। भारत का समाज प्रेम और विश्वास से चलता है, इसलिए जब नियंत्रण हटता है तब भी भारत के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यहां तक कि अगर इतनी ही बेरोजगारी किसी पश्चिमी देश में हो तो वहां क्रांति, आगजनी, हिंसा हो जाए। मगर भारत के लोग कम संसाधनों में भी मेहनत करते हैं, संतोष में जीते हैं। बलात्कार और समाधान की दिशा। अगर हम वास्तव में बलात्कार जैसे अपराधों को रोकना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपराधी को सजा देने से आगे सोचना होगा। सजा जरूरी है, मगर समस्या की जड़ डार कहीं गहरी है। हमें समाज के ताने बाने में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी पुरानी भारतीय व्यवस्था की ओर लौटना होगा, जहां नारी को वस्तु नहीं देवी माना जाता था, जहां प्रेम, करुणा और मानवीयता हमारे व्यवहार की मूलभूत शिक्षा थी। निष्कर्ष, डंडा नहीं, संस्कार चाहिए। आज की व्यवस्था को सिर्फ डंडे से नहीं सुधारा जा सकता। हमें संस्कारों से सुसंस्कृत समाज बनाना होगा, और वही समाज जहां प्रेम, विश्वास और सत्य की नींव हो, बलात्कार, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी बुराइयां स्वाभाविक रूप से मिट जाएंगी।